कलावती अपने दो बेटों सूरज और सुबोध के साथ जयपुर में रहती थी। उसने अपने बेटे सूरज की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की प्रीति से करवाई थी। प्रीति बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो घमंडी भी थी। लेकिन फिर भी कलावती उसे बहुत पसंद करती थी। देखा ना तूने सूरज, कितनी सुंदर पत्नी लाई हूँ मैं तेरे लिए। सब लोग प्रीति की कितनी तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ये। तू देखना सुबोध, मैं तेरे लिए भी प्रीति जैसी सुंदर लड़की लाऊंगी। फिर देखना सब रिश्तेदार कैसे हमसे जलते रह जाएंगे। लेकिन माँ, रंग से क्या फर्क पड़ता है? इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। बाहरी सुंदरता कितनी जरूरी है आज के जमाने में, और माँ सुंदर होगी तभी तो आने वाला बच्चा भी सुंदर होगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सुबोध अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसकी शादी एक काली लड़की से कभी नहीं करवाएगी, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे एक रोज अपनी पसंद की काली लड़की कोमल को ब्याह कर घर ले आता है। काली बहू को देखकर कलावती का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हे भगवान, ये किस काली अमावस्या को उठा लाया तू? मेरे तो नसीब ही फूट गए। अब तो सब मोहल्ले की औरतें हंसेंगी मुझ पर। ना जाने क्या कर्म किए थे जो ये कल्लो पल्ले पड़ गई। ये सुनकर नई बहू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर वो उस काली बहू को अपने घर में रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। कोमल भले ही काले रंग की थी, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन कोमल के काले रंग के आगे कलावती को उसके सभी गुण भी बेकार ही लगते थे। कुछ दिन बाद कलावती की ननद के बेटे की शादी थी। सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। प्रीति बहू, तू तो शशि की शादी में कोई सा भी रंग पहन, तुझ पर तो हर रंग खिलता है। लेकिन तू काली बहू, जरा ढंग के कपड़े पहन कर जाना और अच्छे से तैयार होना। वहाँ सब रिश्तेदार आएंगे, मेरी नाक मत कटवाना। अपने इस काले रंग को लीपा पोती से जितना ढक सको ढक लेना। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी, और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सोना भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सूरमा भराई रस्म के लिए भेजा है, देवर जी लगवा लेते। प्रीति भाभी, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, जरा देवर जी के लिए गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अब मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ, ये कैसे हो सकता है? देखूं क्या एक बार? ये तो कोई दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है, हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं क्या? नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी, तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई दर्पण के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाती है, और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी,
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कलावती जी की बहू कोमल है ना? ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था, पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टे तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे? मैं कोमल हूँ। इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो? कोमल घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है? आप कौन है? ये इतनी सुंदर औरत कौन है? जरा देखो तो। माँ जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कोमल, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आई है? कोमल, आखिर कौन सा चिराग का जिन्न मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी? आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थी, आज जब मेरा रंग गोरा हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये कोमल बहू ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है। हमें भी तो दिखाइए, आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई इतनी हूर की परी नहीं बनाई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था माँ जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते थे। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते। वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आपके आगे और क्या प्लान है? आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीति परेशान हो रही थी। सुबोध, वो मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूँ, यहाँ तो सासू माँ के साथ घर के काम कर करके पिसी जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति सूरज के साथ मायके चली जाती है। सुबोध को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है। माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है, सुबोध भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है। आज अमावस्या की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है जादुई दर्पण के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? माँ जी, हे भगवान, सीने में दर्द। आह कोमल बहू, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है। कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है, तेरा तो मन बहुत साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।
रात के करीब 12 बजे समुद्र से 3 जलपरियां बाहर निकली और वहां से भागने लगी। उनके पीछे एक काली परी भी उड़ रही थी। जल्दी जल्दी चलो, हमें अपनी ये जादुई छड़ी उस काली जलपरी से छुपानी होगी, वरना इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो काली परी तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, आखिर हम चले भी तो चले कहाँ? ऐसा करते इस घने जंगल के अंदर घुस जाते हैं, इसमें कोई गुफा होगी, उसी गुफा में हम लोग चले जाएंगे। तीनों उस काली परी को चकमा देकर जंगल के अंदर किसी गुफा में घुस गई। ये तीनों कहाँ चली गई? खुद को जादुई जलपरियां कहती हैं और मुझसे डर गई। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जादुई छड़ी चुरानी होगी और उसके बाद मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी, सबको अपना गुलाम बना लूंगी। काली परी उन्हें इधर उधर आसमान में ढूंढती रही पर वो कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ तीनों जलपरियां एक गुफा के अंदर थी। हम लोग ज्यादा देर तक उस काली परी से नहीं छुप सकते, वो हमें किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालेगी। ऐसा करते इस जादुई छड़ी को हम एक बच्ची के रूप में बदल देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा बहन। दोनों चुपके से बाहर निकली। बाहर निकलकर तीनों ने उस जादुई छड़ी को जमीन पर रखा और अपने जादू से उसे एक छोटी सी प्यारी बच्ची बना दिया। तभी अचानक आसमान में काली परी उन्हें चमकती हुई दिखाई दी। मुझे लगता है काली परी हमारे पास पहुंचने वाली है। तीनों परियां उस बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गई। थोड़ी दूर पर एक नदी थी और नदी के अंदर ही वो तीनों समा गई। अभी तो ये तीनों यही कहीं भटक रही थी, अचानक कहाँ चली गई? आखिर कब तक बचोगी तुम तीनों मुझसे? वो छोटी सी बच्ची उसी जंगल में पड़ी रही। सुबह सुबह एक गरीब किसान वहाँ लकड़ी काटने आया तो उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। कितनी प्यारी बच्ची है ये। कौन इतनी प्यारी बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? जब पाल नहीं सकते तो पता नहीं पैदा ही क्यों कर लेते हैं। मोहन ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। गोद में आते ही वो मुस्कुराने लगी। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इसकी मुस्कुराहट से तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। मैं इसे ममता के पास लेकर जाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। मोहन अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस बच्ची को अपनी झोपड़पट्टी के अंदर ले आया। ये किसकी बच्ची उठा लाए तुम? बच्चा चोर बन गए तुम बच्चे की चाह में। ममता, हमारी कोई संतान नहीं है, इस बात का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? ये बच्ची मुझे जंगल में पड़ी मिली, न जाने कौन छोड़ गया था इसे। अच्छा, कितनी प्यारी बच्ची है ये, लाओ मुझे दो। ममता ने उसे अपनी गोद में ले लिया। दोनों पति पत्नी उस बच्ची के साथ खेलने लगे। वो बच्ची भी खुश थी। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। ये तो बिल्कुल परी लग रही है, इसकी आंखें तो देखो। हाँ ममता, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। एक अनजान आदमी की गोद में आकर इस बच्ची को रोना चाहिए। ये बेचारी वहाँ अकेले जंगल में पड़ी थी, फिर भी मुस्कुरा रही थी। मुझे तो लगता है ये किसी परी की संतान है। किसी की भी संतान हो, आज से ये हमारी संतान है। अगर इतनी ही फिक्र थी तो इसे छोड़कर क्यों जाती? फिर एक रोज वो तीनों जादुई जलपरियां मोहन के घर के ऊपर से गुजर रही थी तो उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो देखो, हमारी जादुई छड़ी उन दोनों के पास है। चलो इनसे हम अपनी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। इसको ये लोग बच्ची समझकर प्यार कर रहे हैं, ये गलत है। तीनों जलपरियां नीचे की तरफ उतरने लगी। तभी अचानक उनके बिल्कुल सामने काली परी आ गई। बहुत सालों बाद मिली हो, लेकिन आज मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से बताओ तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ है? तीनों जलपरियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक वहाँ से भागने लगी। काली परी भी पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते तीनों फिर से नदी के अंदर चली गई। ये तीनों जलपरी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। जब देखो तब नदी के अंदर घुस जाती हैं। मैं नदी के अंदर जा नहीं सकती। मैं ठहरी आसमान की परी, लेकिन कब तक बचेंगी ये? जल्दी मेरे हाथ लगेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बच्ची 5 साल की हो गई। मोहन और ममता ने उसका नाम परी रख दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन, ममता, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पाते कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकें। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। परी ने उन लोगों की बातें सुन ली। परी बेटा, तुम जाकर बाहर खेलो, मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर रही हूँ। मुझे पता है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। देखते ही देखते परी की आंखों से एक पीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों से सोने के सिक्के झड़ने लगे। देखते ही देखते उनका घर सोने का महल बन गया। उनके घर में ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। दोनों के कपड़े किसी राजा रानी की तरह बन गए। ममता और मोहन के गले में सोने चांदी के आभूषण आ गए। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये सब क्या है? ये सब क्या हो गया? इतने सारे सोने के सिक्के। मुझे तो पहले ही लगा था कि हमारी बेटी साधारण नहीं है। हमें अपनी बेटी को छुपा कर रखना होगा, वरना किसी गलत हाथों में लग गई तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। बेटी तो हमें छोड़कर कभी जाएगी तो नहीं ना? पापा, मैंने जब से होश संभाला है आप दोनों को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं।
आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन आज के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म। उन लोगों की ये सब बातें आसमान से काली परी ने सुन ली। उसे उस पर शक हुआ, ये बच्ची किसी इंसान की बच्ची तो लगती नहीं, जरूर कोई ना कोई झोल है, पता करना होगा। काली परी नदी के किनारे एक पेड़ पर छुपकर बैठ गई। रात में तीनों जलपरियां नदी से बाहर निकली। अच्छा हुआ हमने अपनी जादुई छड़ी को एक इंसान की बच्ची के रूप में बदल दिया था, जो कि अब उस किसान के पास पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से हमें काली परी कहीं दिखाई नहीं दी। चलो चलकर उस बच्ची को फिर से जादुई छड़ी के रूप में बदल देते हैं और अपने पास ले आते हैं। सही कह रही हो बहन। तीनों जलपरियां उड़ते हुए उसी किसान के घर पहुंची और उनका दरवाजा खटखटाने लगी। वो घर अब सोने का महल था। आप तीनों तो देखने में जलपरी लग रही हैं। हाँ, हम तीनों जलपरियां हैं। जिसको तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो हमारी जादुई छड़ी है। हमने अपने जादू से उसे इंसानी बच्चा बना दिया था क्योंकि उसे खतरा था। अब हम उसे लेने आए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी जादुई छड़ी से इस बच्ची को बनाया या कैसे बनाया, लेकिन अब ये हमारी बेटी है। आप इसे नहीं ले जा सकती। चाहो तो ये राजमहल, धन दौलत सब कुछ छीन लो, लेकिन हमारी बेटी को हमसे अलग मत करो। परी, ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं है, बल्कि हम तीनों तुम्हारी माँ हैं। दरअसल तुम एक जादुई छड़ी हो। तुम्हें अपने पुराने रूप में वापस आना होगा और हमारे साथ चलना होगा। इतने में पीछा करते करते वहाँ पर काली परी पहुँच गई। जिसका मुझे सालों से इंतजार था वो आज मिल ही गई। परी बेटा, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, फिर मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगी। तुम सब लोग आपस में ही फैसला कर लो कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। कोई मुझसे भी तो पूछ लो। तुम्हारी अब यहाँ एक नहीं चलने वाली बेटी। देखो मेरा कमाल। काली परी ने अपने जादू से मोहन की बेटी परी को चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया। शायद तुम भूल गई, जो जादू तुम यहाँ दिखा रही हो उसी जादू में मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। मैं खुद जादुई छड़ी हूँ। अब तुम देखो मेरा कमाल। परी ने जादू से सबसे पहले खुद को आजाद किया और उसके बाद काली परी को बंदी बना दिया। रुको रुको, ये तो कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें इस अस्तित्व से ही गायब कर देती हूँ। बहुत परेशान कर रखा है तुमने सबको। इसके बाद परी ने अपने मुंह से एक फूंक मारी, जिससे काली परी धुआं बनकर गायब हो गई। जो काम आज तक हम जल परियां नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिया बेटा। अब मजबूरन हमें तुम्हें फिर से जादुई छड़ी बनाकर अपने साथ ले जाना होगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। परी ने जादू से एक जादुई छड़ी प्रकट की और उन तीनों जल परियों को दे दिया। ये लो अपनी जादुई छड़ी। अब मैं एक साधारण लड़की बन गई हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम इनके साथ रह सकती हो।